एक हरे भरे जंगल के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, कैलाशपुर। यहां के लोग साधारण जिंदगी जीते थे। उनके दिन आसमान के रंग और धरती की धुन के साथ सजे हुए थे, लेकिन हवा में रहस्य का एक पहरा सा छाया रहता था, जो जंगल और उसके निवासियों के फुसफुसाहट से बना था। वो जंगल, लोग कहते थे, कोई मामूली जंगल नहीं था। यह तो मानो जादू और रहस्य से भरे जीवों का घर था। चमकते, रूप बदलने वाले सांप, इन रहस्यमय नागों के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। उनकी बुद्धिमत्ता और उनके क्रोध के किस्से, उनकी चंगा करने और नुकसान पहुंचाने की क्षमता के किस्से। बुजुर्ग उनकी उन आंखों के बारे में बताते थे जो हमेशा जंगल के रहस्यों की रखवाली करती थी। वो अंधेरे के बाद जंगल में जाने से मना करते थे, क्योंकि तभी ये सांप असली में जिंदा होते थे। उनके शल्क चांदनी रात में चमकते थे। डर, सम्मान और एक अजीब सी खौफ की भावना, ये सब मिलकर जंगल के साथ गांव वालों के रिश्ते को रंगते थे। वो इसे एक पवित्र जगह मानते थे, एक ऐसा दायरा जहां इंसान और अलौकिक के बीच का पर्दा पतला हो जाता था। कैलाशपुर में जीवन इस नाजुक संतुलन के इर्द गिर्द घूमता था, रहस्यमय के साथ सह अस्तित्व का एक मौन समझौता। गांव वालों में से एक था रघु, जो इन अद्भुत और डरावनी कहानियों से बिल्कुल अछूता था। कठोर हाथों और एक व्यावहारिक दिमाग वाला एक जवान किसान, वो इन कहानियों पर हंसता था। वो उसी पर विश्वास करता था जिसे वो देख सकता था, छू सकता था और महसूस कर सकता था। पत्तों की सरसराहट बस हवा थी उसके लिए, नागों की फुसफुसाहट नहीं। जंगल के फर्श पर चांदनी की चमक बस ओस थी, किसी जादुई प्राणी के शल्क नहीं। ये तो बस कहानियां हैं, वो अपना सर हिलाते हुए कहता था। बच्चों को डराने और उन्हें रात को जंगल से दूर रखने के लिए बनाई गई। रघु का शक कैलाशपुर में जग जाहिर था। वो जंगल को आजीविका का स्रोत मानता था, रहस्य की जगह नहीं। वो अक्सर जंगल में जाता था, सूर्यास्त के बाद भी, लकड़ी इकट्ठा करने या जंगल की सीमा पर लगी अपनी फसलों को देखने के लिए। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद रघु बिल्कुल भी नहीं माना। वो अपनी पूरी जिंदगी कैलाशपुर में रहा था और उसने कभी भी कुछ भी अजीबोगरीब नहीं देखा था। जंगल उसके लिए उसके अपने आंगन जितना ही जाना पहचाना था। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसके इसी शक को चुनौती मिलने वाली है, उसके विश्वास की नींव हिलने वाली है। एक रात जब चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, गांव पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। हवा में गीली मिट्टी की गंध और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। रघु को आग के लिए और लकड़ी की जरूरत थी, तो उसने फैसला किया कि जंगल की एक झटपट यात्रा कर ली जाए। अपने पड़ोसियों की चिंता भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में चला गया। वो जितना अंदर जाता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। घने पेड़ों के कारण चांदनी मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी, जिससे एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। हवा काफी ठंडी हो गई थी, जिससे रघु की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी, लकड़ी इकट्ठा करने और घर लौटने की जल्दी में था। जैसे ही वो एक गिरी हुई शाखा को उठाने के लिए नीचे झुका, उसने वो आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज। यह आवाज पुराने बरगद के पेड़ों के झुंड के पीछे से आ रही थी, जिनकी जड़ें जंगल के फर्श पर सांप की तरह फैली हुई थीं। रघु वहीं जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहले भी कई बार जंगल की आवाजों को नजरअंदाज किया था, लेकिन इस बार यह अलग था। यह महसूस हुआ जानबूझकर किया गया हो जैसे। रघु ने हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे बरगद के पेड़ों के पास जाना शुरू किया। फुसफुसाहट तेज होती गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में थोड़ी कांप रही थी। वो जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन वहां सन्नाटा छाया हुआ था।
फिर वो हुआ। परछाइयों से चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। वो आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं, जो अंधेरे को चीरती हुई बाहर आ रही थी। रघु हांफने लगा। उसका खून पानी बन गया। धीरे धीरे वो जीव बाहर आया। उसके शल्क चांदनी रात में हजारों पन्नों की तरह चमक रहे थे। वो एक सांप था। रघु ने इससे पहले कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। उसका शरीर इतना लंबा था कि एक छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर लिपट सकता था। लेकिन जिस चीज ने रघु को वास्तव में डरा दिया, वो थी उसकी आवाज। एक ऐसी चीज जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, नाग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। रघु वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या देख और सुन रहा है। इस असंभव प्राणी के सामने उसका सारा शक चकनाचूर हो गया। रघु पर दहशत हावी होने लगी थी, लेकिन नाग की निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने उसे भागने से रोक दिया। उन चमकदार आंखों में उसे द्वेष नहीं, बल्कि एक गहरा पुराना दुख दिखाई दे रहा था। आप कौन हैं? रघु ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बनकर निकली। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, नाग ने जवाब दिया। उसकी आवाज में शक्ति गूंज रही थी। पीढ़ियों से मेरी प्रजाति ने इन जंगलों की रक्षा की है, प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखा है, लेकिन अब संतुलन बिगड़ रहा है। नाग की निगाहें मानो रघु को भेदती हुई उसकी आत्मा में उतर रही थीं। तुम्हारे लोग हमारे घर पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनके लालच की कोई सीमा नहीं है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवरों का शिकार किया जा रहा है, जंगल का सार ही खत्म किया जा रहा है। रघु सुनता रहा। उसका डर धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी में बदल रहा था। उसने हमेशा जंगल को एक संसाधन के रूप में देखा था, लेकिन नाग के शब्दों ने उसे उसके कार्यों के परिणामों का एहसास कराया। क्या होगा? रघु ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बनकर निकली। अगर संतुलन नहीं सुधरा तो, नाग ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रकृति अपना हक छीन लेगी। जंगल खामोश हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और तुम्हारा गांव खत्म हो जाएगा। नाग के शब्द हवा में गूंजते रहे, एक भयानक भविष्यवाणी जिससे रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे संतुलन बहाल करने का, जंगल के रक्षक को खुश करने का कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। लेकिन कैसे? जवाब के लिए बेताब रघु ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उसने नाग के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसका अविश्वास अब प्राचीन प्राणी के प्रति नए सम्मान में बदल गया था। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए। वो रघु को गांव की तांत्रिक के पास ले गए, जो कैलाशपुर के बाहरी इलाके में एकांत जीवन बिताती थी। नाग एक वादा चाहता है, तांत्रिक ने कहा। उसकी आवाज उम्र के कारण कर्कश हो चुकी थी। जंगल का सम्मान करने का वादा, जरूरत के हिसाब से ही लेने का वादा, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का वादा। उस रात तांत्रिक के ज्ञान और जिम्मेदारी से भरे दिल के साथ रघु बरगद के पेड़ों के पास वापस गया। चांद ने जंगल को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाया हुआ था, जिससे एक अलौकिक माहौल बन गया था। वो इंतजार करता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जब तक कि नाग परछाइयों से बाहर नहीं आ गया। मैं समझ गया, रघु ने कहा। उसकी आवाज घबराहट के बावजूद दृढ़ थी। मैं अपने लोगों से बात करूंगा। हम जंगल का सम्मान करेंगे। हम संतुलन बहाल करेंगे। नाग ने अपनी प्राचीन निगाहों से उसे देखा, मानो उसकी ईमानदारी को परख रहा हो। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अपने शब्दों से ज्यादा अपने कामों को बोलने दो।
और इतना कहकर वो वापस परछाइयों में चला गया, जंगल के बीचों बीच गायब हो गया। रघु बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके ऊपर उसके वादे का भार पड़ गया था। वो जानता था कि उसके गांव और जंगल का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। वो गांव लौट आया। उसका दिल एक नए उद्देश्य से भर गया था। रघु ने गांव वालों को इकट्ठा किया, अपना अनुभव और नाग की चेतावनी साझा की। उसने उस नाजुक संतुलन के बारे में बताया जिसे बनाए रखने की जरूरत थी, उस सम्मान के बारे में जो जो जंगल का हक था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका सामना शक से नहीं बल्कि डर और बढ़ती समझ के साथ हुआ। गांव वालों ने भी जंगल में बदलाव, घटते संसाधन, अस्वाभाविक सन्नाटा महसूस किया था। उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, यह मानते हुए कि जंगल की शेदरुस्त का फायदा उठाने का हक रस उन्हें है। रघु का नाग के साथ सामना एक जगाने वाली घंटी साबित हुआ। गांव वालों ने जंगल का सम्मान करने, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का संकल्प लिया। उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने अपने शिकार को सीमित किया, उन्होंने जंगल के साथ उस सम्मान का व्यवहार किया जिसका वो हकदार था। धीरे धीरे संतुलन बहाल हो गया। चिड़ियों के गीत और पत्तों की सरसराहट से जंगल एक बार फिर जीवंत हो उठा। नदियां खुलकर बहने लगीं। उनका पानी सूरज के नीचे चमक रहा था और रघु, जो कभी शक करने वाला किसान था, वो गांव का, जंगल का रक्षक बन गया। इंसानी दुनिया और रहस्यमय दुनिया के बीच एक सेतु। वो अक्सर जंगल में जाता था, उसके संसाधनों का फायदा उठाने के लिए नहीं बल्कि हवा की फुसफुसाहट को सुनने के लिए, प्रकृति की सुंदरता पर अचंभा करने के लिए। और रक्षक नाग, जंगल के रक्षक, संतुलन के रखवाले को अपना सम्मान देने के लिए